फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स जिसको जान लेने से हमें चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो उन पॉइंट्स को हम लोग अभी देख लेते हैं। देखिए, सेंचुरी तो आप लोग जानते होंगे। सेंचुरी का मतलब होता है 100 ईयर्स। एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होता है। तो कई बार लिखा रहता है बुक में 19th सेंचुरी। तो फिर इस 19th सेंचुरी का क्या मतलब होता है? देखिए, 19th सेंचुरी का कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट, क्योंकि 1900 से स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं, ये 19th सेंचुरी जो है 1801 से स्टार्ट होता है। 1801 से लेकर के 1900 तक को बोलते हैं 19th सेंचुरी। इसमें 100 साल हो गया। देखिए, एक से लेकर के 1900 तक है, तो 1801 से स्टार्ट होगा और 1900 तक जाएगा, उसको बोलेंगे हम लोग 19th सेंचुरी। ये नहीं कि 19th सेंचुरी का मतलब 1901 से स्टार्ट होगा, वो 100 साल पहले होता है। 1801 से लेके 1900 तक को 19th सेंचुरी बोलते हैं। ऐसे ही 18th सेंचुरी किसे बोलेंगे? 18th सेंचुरी का मतलब 1701 से स्टार्ट होगा, तो 1701 से लेकर के 1800 तक की जो टाइम पीरियड है उसको बोला जाता है 18th सेंचुरी। ठीक है। फिर कभी कभी हमको टर्म मिलता है ऐसा कि मिड 18th सेंचुरी का मतलब हो गया 18th सेंचुरी का मतलब क्या हुआ? 1701 से लेके 1800 तक। तो मिड में बोल रहा है, तो 1750 क्या होगा? मिड होगा। तो कह रहा है कि 1750 मतलब 1750 का जो होगा वो क्या? मिड 18th सेंचुरी होगा। तो इसके अराउंड जो साल होगा, मतलब 10 साल पहले 10 साल बाद में, वो साल को काउंट करेंगे हम लोग मिड 18th सेंचुरी में। जैसे 1740 क्या होगा? मिड 18th सेंचुरी। ये नहीं कि 1850, 1850 नहीं, ये 1750, ये होगा मिड 18th सेंचुरी। इसे मिड 16th सेंचुरी बोले तो कब होगा? 1550, 1550 के अराउंड जो ईयर होगा, 10 साल ज़्यादा 10 साल पहले, इसी को बोला जाता है मिड, मतलब उसके अराउंड, लगभग उतना। वैसे अर्ली कभी कभी मिलेगा आपको, अर्ली 19th सेंचुरी में कोई इवेंट जो है अर्ली 19th सेंचुरी में हुआ, ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि वो पर्टिकुलर ईयर हमको पता नहीं रहता है, तो उसके लगभग में हम बोल देते हैं कि इस टाइम में कुछ घटना घटी होगी। तो अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब हुआ कि शुरुआत में। अर्ली मतलब क्या था? शुरुआत में। 19th सेंचुरी के शुरुआत में, 19th सेंचुरी के शुरुआत में। 19th सेंचुरी कहाँ से स्टार्ट होगा? 1801 से। तो 1801 के स्टार्टिंग वाले ईयर जैसे 1801 या 1810, 1815, तो ये इसके जो बाद वाले साल हुए, कुछ साल 10-15 साल जो बाद, उसको बोलते हैं अर्ली ईयर्स। तो 1801 से लेकर के 1815 या 20 को अर्ली ईयर बोल देंगे इसके, या 1806, 1807, ये सब अर्ली ईयर हुआ। उसके बाद कभी लिखा रहेगा लेट 18th सेंचुरी, लेट लगा देगा। लेट का मतलब होता है अंत में। 18th सेंचुरी के अंत वाले समय में, मतलब 18th सेंचुरी के लास्ट वाले समय में कोई घटना घटी। तो लेट 18th सेंचुरी मतलब कब? 1800 के अराउंड, मतलब 1800 के अराउंड जो साल होगा वो होगा लेट 18th सेंचुरी। तो 1800 से थोड़ा समय पहले ले सकते हैं हम लोग, जैसे 1780 या 1790 या 1795। तो ये हो गया लगभग 1800 के आसपास, 1800 के अराउंड। तो उसी को बोलते हैं लेट 18th सेंचुरी। जैसे हो गया 1795, ये क्या हो गया? लेट, इसके अराउंड हो गया, लगभग हो गया, इसके नज़दीक में हो गया, तो हो गया लेट 18th सेंचुरी। उसके बाद देखिए, ये सब कभी कभी वर्ड आता है एडी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। इसको बोला जाता है आफ्टर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद। तो जैसे हम लोग अभी 2026 में है, तो इसको लिख सकते हैं 2026 AD। एडी जो है पीछे लगाया जाता है, एडी पीछे लगाया जाता है। आगे देखते हैं हम, यहाँ पर देखिए BC क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, मतलब बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट। बिफोर, जब क्राइस्ट का जन्म नहीं हुआ था, ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले के सालों को बोला जाता है BC। तो देखिए 2026 के में हम अगर एडी लगाना है, तो हम लोग एडी तो यूज़ करते नहीं हैं अभी,
आप करना चाहते हो तो कर सकते हैं, जैसे AD 2026 इसके पीछे लगाया जाता है, इसके बाद में नहीं लगाया जाता है AD। लेकिन BC में क्या है, BC 500 BC को इसके आगे लगाया जाता है, ईयर के आगे लगाया जाता है। इसका मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म से 500 साल पहले। और AD का मतलब हुआ ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय है, ये इतना साल बाद। तो AD पहले लगता है, BC जो है उस वर्ड के बाद लगता है, उस नंबर के बाद। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है यहाँ पे। नेशनलिज्म, ये हमको चैप्टर के हेडिंग्स में मिल जाएगा। नेशनलिज्म ऑफ यूरोप, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो नेशनलिज्म का मतलब क्या हुआ? नेशनलिज्म का मतलब होता है देश के प्रति आपकी कैसी फीलिंग है, कैसी भावना है। जो अच्छी भावना होती है उसी को बोला जाता है नेशनलिज्म। यहाँ पर देख लीजिए, डेफिनेशन भी हमने लिख दिया है। नेशनलिज्म इज़ द फीलिंग ऑफ यूनिटी। नेशनलिज्म एक यूनिटी का फीलिंग है, एक एकता का प्रतीक है नेशनलिज्म, ऐसा फीलिंग। एमंग पीपल, लोगों के अंदर एक यूनिटी की भावना होना, फीलिंग्स होना। हु शेयर, वैसे लोग जो शेयर करते हैं, क्या शेयर करते हैं? अ कॉमन हिस्ट्री, वैसे लोग जिनका हिस्ट्री सेम है। हिस्ट्री मतलब उनकी जो अतीत है, हिस्ट्री है, वो सेम है। जैसे हम सब इंडियन है, तो इंडियन का हिस्ट्री क्या है? सेम ही है। हमारा हिस्ट्री जो है और आपका हिस्ट्री है वो सब सेम ही होगा। कहने का मतलब जो हमारे देश में अंग्रेज आए, फिर अंग्रेज़ों ने यहाँ पर लूटपाट किया, फिर उसको हम सब लोगों ने उसका विरोध किया, उसे भगाया इंडिया से। तो ये हिस्ट्री केवल मेरा नहीं है, सबका है, इंडियन सबका है। तो मतलब सबका कॉमन हिस्ट्री है, वी हैव द सेम हिस्ट्री। कल्चर, कल्चर भी कॉमन है। नॉर्थ इंडियन लोगों का कल्चर, फिर साउथ इंडियन लोगों का कल्चर। हम नॉर्थ इंडियन का क्या है? सेम कल्चर है। साउथ इंडियन का अलग है। तो इस तरह से कल्चर में यूनिटी, प्लस लैंग्वेज में यूनिटी। लैंग्वेज में भी यूनिटी रहता है। इन नॉर्थ इंडियन के लोग इन कैसे बोलते हैं? ये हिंदी बोलते हैं अक्सर। तो पूरे बिहार के लोग में जैसे यूनिटी है लैंग्वेज का, हिंदी बोलने का, तो ये एक यूनिटी बता रहा है लोगों में। एंड आइडेंटिटी, और लोगों की पहचान। ऐसे लोग जिनकी आपस में हिस्ट्री मिलती हो, जिनकी कल्चर मिलती हो, जिनकी लैंग्वेज आपस में मिलती हो, जिनकी आइडेंटिटी, पहचान भी मिलती हो। जैसे वी ऑल आर इंडियन, तो ये हमारी पहचान होगी। एंड हु बिलीव दे बिलोंग टू द सेम नेशन, और जो लोग ये मानते हो कि वो सभी किसी एक ही लैंड से, एक ही नेशन से बिलोंग करते हैं, तो ऐसी फीलिंग्स को हम लोग बोलते हैं नेशनलिज्म। नेशनलिज्म एक तरह का फीलिंग्स है लोगों के अंदर, ऐसी फीलिंग जिससे बोलते हैं ना उस देशभक्ति की भावना। तो बस वही वर्ड आप याद रखें, देशभक्ति की जो भावना है उसी को नेशनलिज्म बोलते हैं। वही वो जो फीलिंग है उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में हमने लिख दिया, यहाँ पे देखिए, इट इज़ अ सेंस ऑफ फीलिंग्स ऑफ लव एंड प्राइड फॉर योर कंट्री। मतलब एक तरह का ये फीलिंग्स है हमारे अंदर, लव एंड द प्राइड फॉर योर कंट्री। अपने देश के लिए प्यार, अपने देश के लिए गर्व महसूस करना ही क्या है? ये नेशनलिज्म है। नेशनलिज्म का मतलब हुआ अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना होना, अपने देश के प्रति प्राइड फील होना, दैट इज़ नेशनलिज्म। ये हम सब में अंदर है ऑलरेडी, नेशनलिज्म की फीलिंग हम लोग के अंदर में है। और अगला टर्म देखिए, यहाँ पे लिखा है मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है मोनार्की मतलब होता है राजतंत्र। राजतंत्र जहाँ पर राजा महाराजा का शासन होता है उसको बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। देखिए, अ मोनार्की इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट, सरकार की एक ऐसी सिस्टम है, गवर्नमेंट की ऐसी सिस्टम है, रूल्ड बाय अ किंग, जहाँ पर जा कौन होता है, शासन कौन करता है? एक किंग करता है, या फिर कोई क्वीन करता है, रानी करती है। तो इसी को बोला जाता है, इस सिस्टम को बोला जाता है मोनार्की सिस्टम। इसमें क्या होता है? द पावर यूजुअली पासेज फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर चिल्ड्रन। इसमें पावर क्या होता है? जो पेरेंट्स के पास पावर होता है वो उसके जाने के बाद या उसके मरने के बाद वो पावर के पास चला जाता है? चिल्ड्रन के पास, उनके बच्चों के पास। वो राजा बन जाता है, राजा मर गया तो फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसका बेटा बन गया, फिर उसकी बहन बन गई। तो उसका मतलब अपने चिल्ड्रन में ही पावर डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है, कोई तीसरा आदमी बीच में नहीं आता है। तो इस सिस्टम को बोलते हैं मोनार्की। यहाँ पर क्या होता है? नो इलेक्शन इज कंडक्टेड। इस सिस्टम में कोई भी इलेक्शन नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो शासन होते हैं, इस तरह के जो किंगडम है उसको बोला जाता है, वहाँ पर क्या होता है? मोनार्की होता है। जैसे अभी हम लोग के यहाँ मोनार्की ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ देश में मोनार्की है। जैसे सऊदी अरेबिया, यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखते हैं, सऊदी अरेबिया में मोनार्की है, ओमान में मोनार्की है। मतलब यहाँ पर क्या है? अभी भी राजा है, यहाँ भी अभी भी
किंग है, क्वीन है, जो इसके मेन होते हैं वो किंग और क्वीन ही रहते हैं, वही पूरे देश को चलाते हैं। फिर वो मर जाते हैं तो फिर उसके बेटा बेटी बनता है। ये यूके जिसे हम लोग यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उस यहाँ पर तो पूर्ण कंप्लीट मोनार्की नहीं है, लेकिन यहाँ भी राजा रानी अभी है। और लेकिन यहाँ पे इलेक्शन होता है, इलेक्शन होकर के मेन चीज़ें तो इलेक्शन से होती है, लेकिन राजा रानी अभी भी वहाँ पर है, किंग है और क्वीन। तो चलिए अगला टर्म देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगला टर्म है हम लोग के पास डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब आप लोग जानते होंगे, डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। डेमोक्रेसी मतलब एक ऐसी सिस्टम, ये मोनार्की सिस्टम का ठीक अपोजिट है। मोनार्की में जहाँ राजा रानी शासन करता है वहाँ पर कोई तीसरा आदमी कोई डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन इस सिस्टम में क्या होता है, डेमोक्रेसी में यहाँ लोग अपने मन से अपने रूलर को चूज करते हैं। देखिए, इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच, जिसमें सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें क्या होता है, पीपुल चूज, लोग खुद ही चूज करते हैं, देयर रूलर्स, अपने रूलर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। जैसे हम लोग खुद क्या करते हैं, एमएलए एमपी को चूज करते हैं वोट के द्वारा, बाय वोटिंग और इलेक्शन। रूलर इज चूजन, रूलर को खुद चूज किया जाता है, शासक को, नेताजी को हम लोग यहाँ पर वोट देके अपने मन से चूज करते हैं, चुनते हैं, कोई हमें फोर्स नहीं करता। तो ये सिस्टम क्या बोला, इस सिस्टम को क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, तो ये सिस्टम क्या है, अच्छा है। तो ज़्यादातर देशों में अभी डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमें अपने मन से अपने रूलर को चूज करने का फ्रीडम मिलता है। इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी है इंडिया में भी। चलिए आगे देखते हैं। डिसेंट, डिसेंट का मतलब क्या होता है, डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है ओरिजिन और एंसेस्ट्री और कमिंग फ्रॉम द सेम फैमिली। डिसेंट, डिसेंट्स का मतलब होता है वंश, हिंदी में इसको याद रख सकते हैं वंश। कहते हैं ना ये किस वंश से आता है, जैसे हम लोग क्या है, इंडियन डिसेंट है, हम लोग सब लोग का इंडियन डिसेंट है। और कुछ लोग अरब से आता है तो हो जाएगा अरेबिक डिसेंट, अमेरिका से आता है अमेरिकन डिसेंट हो जाएगा। तो सभी मतलब उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के वो लोग हैं, तो किसी खास जगह के लोग को बोलते हैं डिसेंट। जैसे इंडिया हम लोग होते हैं इंडियन डिसेंट हो गया, तो वंश इंडियन वंशज के हो गया, तो डिसेंट का मतलब हो गया वंश। देखिए उसके बाद है इथनिसिटी, ये वर्ड बहुत बार आएगा आगे जा करके। इथनिसिटी का क्या मतलब होता है, इथनिसिटी, इथनिसिटी थोड़ा थोड़ा इसी से मिलता जुलता है। देखिए अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर अ कॉमन कल्चर, मतलब बहुत सारे ऐसे लोगों का ग्रुप जो जिनका है, जिनका क्या है, कॉमन कल्चर, जिनके पास कॉमन कल्चर, उन सब का कल्चर क्या है, कॉमन है, उनकी लैंग्वेज कॉमन है, एंड उसकी ट्रेडिशंस, उसकी जो परंपरा है, ट्रेडिशंस है, वो भी कॉमन है, उन सब लोगों में एक जैसा है, और उनकी हिस्ट्री भी कॉमन है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को क्या बोलते हैं, इथनिसिटी। इथनिसिटी मतलब उन सबों में सेम कल्चर है, उनकी लैंग्वेज भी ऑलमोस्ट सेम है, उनका ट्रेडिशन भी सेम है, परंपरा सेम है, और हिस्ट्री भी सेम है। जैसे हम लोग हिंदू कल्चर की बात करें तो हम हिंदुओं का क्या होता है, ऑलमोस्ट उनकी कल्चर सेम होती है। अगर बिहार में बात करें तो बिहार में सबकी लैंग्वेज भी सबका सेम होगा, उनका ट्रेडिशन भी लगभग सेम होता है, और उनकी हिस्ट्री भी सेम होती है। जैसे हमारी हिस्ट्री की बात करें, स्पिरिचुअल लेवल पे हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारी हिस्ट्री है कि हम फॉलो करते हैं गीता महाभारत, तो हम सब की हिस्ट्री एक जैसी है। वैसे ही दूसरे कम्युनिटी का, दूसरे धर्म का भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं इथनिसिटी। उसके बाद आता है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी मतलब होता है संप्रभुता, हिंदी में तो संप्रभुता होता है, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए फुल ऑथोरिटी, फुल ऑथोरिटी ऑफ अ स्टेट, ऑफ ए स्टेट मतलब ऑथोरिटी मतलब हो गया अधिकार, करे किसी भी स्टेट का पूरा अधिकार, और अ कंट्री, और अ कंट्री टू टेक एनी डिसीजन, किसी भी स्टेट और किसी भी देश का इतना अधिकार है कि वो अपने एरिया पर, अपने देश में किसी भी तरह का डिसीजन ले सकता है। उस पावर को, उस अथॉरिटी को क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी बोलते हैं। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी बोलते हैं वैसे पावर को जिस पर पूरा अधिकार है। जैसे इंडिया है तो इंडिया के हर एक जो जितने भी एरिया है पूरे इंडिया का, वहाँ पर कुछ भी होगा तो उसके लिए वहाँ पर डिसीजन कौन ले सकती है, इंडियन गवर्नमेंट ले सकती है। उसे कोई तीसरा आदमी ये आके नहीं बोल सकता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। जो भी हो, अच्छा है बुरा, इंडियन गवर्नमेंट उस पर अपना डिसीजन ले सकती है। तो इस पावर को बोलते हैं, ऐसी अथॉरिटी को, अधिकार को क्या बोलते हैं, सॉवरेनिटी।
इसके बाद देखिए यूटोपियन, ये यूटोपियन आपको स्टार्टिंग में ये वर्ड मिल जाएगा। यूटोपियन का क्या मतलब होता है? यूटोपियन एक ऐसी काल्पनिक एक ऐसी काल्पनिक विजन है लोगों का जो कि इतना सही है, इतना आइडियल है कि वो सच नहीं हो सकता। देखिए क्या मतलब है इसका? अ विजन ऑफ अ सोसाइटी, मतलब किसी सोसाइटी का एक ऐसा विजन, विजन मतलब कि एक ऐसा दृश्य या एक ऐसी काल्पनिक आइडियोलॉजी दैट इज़ सो आइडियल दैट इट कांट एग्जिस्ट इन रियलिटी। मतलब हम एक तरह से काल्पनिक चीज़ें क्रिएट कर लिए हैं और ये इतना ज़्यादा सही है वो चीज़ें कि अब वो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसको आप ऐसे समझिए जैसे राम राज्य समझिए, जैसे हम बोलते हैं राम राज्य आ गया, तो राम राज्य का मतलब क्या हुआ? ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर किसी को कोई तकलीफ नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है, कोई किसी को किसी तरह से हानि नहीं पहुँचाता, किसी की कोई कोई क्रिटिसाइज नहीं करता, देयर इज़ नो इनजस्टिस, एवरीवन इज़ हैप्पी। तो क्या ये सचमुच रियलिटी में एग्जिस्ट करेगा? है तो बहुत अच्छा चीज़, वो आइडियल चीज़ है, बट दैट कैन नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट। एक तरह का ये ख्याली प्लॉ है या काल्पनिक आइडियोलॉजी है। तो इसी आइडियोलॉजी को जो एक्चुअली में ट्रू नहीं हो सकता, उसी को बोलते हैं यूटोपियन। एक ऐसा विजन जो कि इतना आइडियल है कि वो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसको बोलते हैं यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन बोलते हैं इसको। इज दैट क्लियर? देखिए एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूटिस्ट एक्चुअली में आप मोनार्कियल गवर्नमेंट को समझ सकते हैं। एब्सोल्यूटिस्ट पहले पढ़ देते हैं। आप देखिए एन एब्सोल्यूटिस्ट इज अ रूलर। एब्सोल्यूटिस्ट क्या होता है? एक रूलर है हु हैज़ ऑल पावर्स, जिसके पास सारा पावर होता है, एंड रूल्स, और वो शासन करता है, रूल्स द कंट्री, पूरे कंट्री पे वो शासन करता है, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। और पूरे कंट्री पे शासन तो करता है लेकिन उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन, उस पर कोई पाबंदी, कोई रोक नहीं है। बाय लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन, न तो किसी लॉज को फॉलो करता है ना ही किसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है। मतलब एक ऐसा रूलर जो मन में हो वो कर सकता है, उनके पास सारा पावर है। इस तरह के शासक को बोलते हैं निरंकुश शासक, या इसको बोलते हैं डिक्टेटर। यहाँ पर देखिए हमने लिखा है मोनार्कियल गवर्नमेंट। मोनार्की मतलब राजा रानी वाला सिस्टम। तो वैसे में राजा रानी ही तो क्या करेगा? सारा डिसीजन लेगा, उसको जो मन होगा वो करेगा। तो वो मोनार्कियल सिस्टम को आप बोल सकते हैं एब्सोल्यूटिस्ट है। ये लोग बहुत निरंकुश होते हैं। निरंकुश का मतलब क्या? डिक्टेटरशिप, तानाशाह होते हैं ऐसे लोग। तानाशाह होते हैं, लोगों को सताते हैं, अपने मन से रूल बनाते हैं। ऑटोक्रेटिक भी एक नाम इसका हो सकता है। ऑटोक्रेटिक मतलब तानाशाही हो गया। तो ये सब इसका एक सिनोनिम्स हो गया। एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब हो गया ऐसी गवर्नमेंट जो किसी रूल को फॉलो नहीं करता है, अपने मन से जैसा भी हो वैसा शासन करता है, क्योंकि उसके पास सारा पावर होता है। तो ऐसे लोग निरंकुश होते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा सप्रेस करते हैं, दबाते भी है और उन पर अत्याचार भी करते हैं। प्लेबिसाइट क्या होता है? प्लेबिसाइट है डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन। एक ऐसा वोट आप देंगे जिससे क्या हो? विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ प्रपोजल। मतलब आपको ये पूछा गया है कि इस मुद्दे पर, इस इशू पर आपका क्या ओपिनियन है, तो आपको वोट देने का अधिकार हो गया। अब आप तुरंत अपना वोट दे दिए और उससे पता चल जाएगा कि आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं, इस प्रपोजल को, या एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये सभी लोग को ऐसी अधिकार हो। यह एक तरह का वोट देने का सिस्टम है। मान लीजिए हम पूछ दिए कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन है उसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या फार्मर रिस्पॉन्सिबल है, तो आप तुरंत वोट दे करके अपना जो है ओपिनियन बता दिए कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो ये वोट देने का डायरेक्ट सिस्टम है, इसी को बोला जाता है प्लेबिसाइट। इस पर हम किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं कि वो हमारे लिए अच्छा है या बुरा है। तो उसमें हम डायरेक्ट वोट दे देते हैं अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग। तो दैट्स इट। ये सारे जो टर्म्स थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। तो आप इसका जो है इसको पढ़ लेंगे तो आगे आपको चैप्टर में प्रॉब्लम्स नहीं होगा इन टर्म्स में। ओके, थैंक यू।